वन नेशन वन लॉ, जी हां, पूरे हिंदुस्तान में इसके बारे में बात चल रही है और बीइंग ए लॉ एस्पिरेंट आपको इसके बारे में पता होना भी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हमारे सामने किसी प्रकार का कोई ड्राफ्ट या बिल नहीं आया है। तो इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सिर्फ इसी की चीज के बारे में हम डिस्कशंस कर सकते हैं और जो हमारे प्रीवियस ड्राफ्ट थे उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरे सेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आज आपके साथ में वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में डिस्कशंस करने वाला हूं जहां पे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और डेरोगेटरी है फॉर एवरी पर्सन इन दी कम्युनिटी राइट नाउ। मैं किसी भी डिबेट का पार्ट नहीं बनना चाहता, ना ही हमारा ये सेशन किसी डिबेट का पार्ट बनने वाला है। ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, सो दैट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉपरली यूसीसी, जब यूसीसी आपके सामने आएगा, यू हैव एग्जैक्ट परसेप्शन, यू हैव एग्जैक्ट नोशन की एक्चुअली यूसीसी है क्या। स्टार्ट करता हूं उससे पहले एक पॉजिटिविटी मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं कुछ भी काम करता हूं उससे पहले एक पॉजिटिव वाइब्स देना जरूर चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़े से पॉजिटिव रहें। और आपके सामने लिखा है, डोंट सिट एंड वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम, रादर गेट अप एंड मेक देम। अपॉर्चुनिटीज खुद कभी नहीं आती हैं, यू हैव टू गो एंड ग्रैब देम। आपकी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो कि दौड़ रहे हैं और आप चाहते हैं सोते सोते काम हो जाए। ना हो पाएगा भैया, मैं कहता हूं आपसे नहीं हो पाएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके सामने हम वो पहुंचा सकें जिस चीज की आपको बहुत जरूरत है फॉर योर पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशंस। शुरुआत करता हूं सबसे पहले यूसीसी के बारे में। देखिए आपके सामने स्लाइड दिख रही होगी कि कब कब ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे हमने यूसीसी की इंपॉर्टेंस देखी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये बार बार कहा है कि आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि भैया पार्लियामेंट का ये बेसिक काम है कि वो बार बार इस चीज के लिए प्रेरित करे, लोगों को प्रोत्साहित करे और कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करे कि यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जा सके। ऐसा बार बार हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चाहे आप केसेस ले लीजिए, साहब बानो का ले लीजिए, चाहे आप लिली थॉमस का ले लीजिए, चाहे आप श्रेया बानो जो है इनका ले लीजिए, ये सभी वो केसेस है बच्चा जिसके अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि वी नीड यूसीसी, हमें यूनिफॉर्मिटीज चाहिए लॉ के अंदर। क्या है? सो आफ्टर द केस ऑफ, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा इंस्टेंस है जिसके बारे में आज मैं डिस्कशंस करने वाला हूं, ये है बेसिकली आपका कि व्हाई डू वी नीड यूसीसी। बेसिकली यूसीसी के आने से क्या फायदा होने वाला है, तो ये किन किन चीजों के ऊपर वर्क करने वाला है, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसके अंदर यूसीसी की रिक्वायरमेंट है। सो टू बी प्रिसाइज, इट इज मैरिज, डिवोर्स, inheritance, succession, maintenance and some other personal laws which are actually very discriminating and derogatory। जैसे फॉर एन एग्जांपल बहुत सारे ऐसे हिंदू लॉज हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे लागू ही नहीं होते हैं। सो दीज आर डिस्क्रिमिनेटरी। ऐसे भी बहुत सारे लॉज हैं जिनको हटाने की जरूरत है। चलिए शुरुआत करता हूं। मैंने आपके सामने एक मैप रखा है, यहां पे हमारे सभी मजहबों को रखा है मैंने। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफाई करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने रखा है कि हमें सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। We cannot say that it would be dominating to somebody and it would be degrading somebody's personal rights. No, not at all. UCC would be only a uniform civil code. So आपके साथ में जितने भी और पर्सनल लॉज हैं उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इट इज नथिंग डूइंग विद दी परसेप्शन कि हम हमारे जो आर्टिकल 29 है उसके तहत हमें रिलीजन को जो प्रोपेगेट करने का जो हमारे पास राइट है उसी को छीन लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके चलिए। सो बिसाइड्स देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज अलाउड इन वन रिलीजन बट नॉट इन अनदर रिलीजन। जैसा फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, हिंदू रिलीजन के अंदर आप 18 साल की लड़की से, कम की उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकते। Because child marriage was actually being done in Hindus and it was prescribed from the law, और इसके लिए एक legislation आया and after that legislation it has become illegal now. It is an offense. Whereas if you are a Muslim, you can marry a girl who is below 18. So बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिसके अंदर एक रिलीजन में होता है एक रिलीजन में नहीं होता है। ऐसे पर्सनल लॉज जो है अभी भी गवर्न करे जा रहे हैं। आगे बात करता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बेटा, ये बेसिकली एक यूनिफिकेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स के लिए है, इररेस्पेक्टिव टू दी ऑल रिलीजन। जहां तक बात करते हैं हमारे क्रिमिनल लॉज की,
तो क्रिमिनल पीनल लॉज जो है हमारे, दे आर यूनिफाइड. देयर इज ओनली वन सेक्शन दैट इज नॉट यूनिफाइड, दैट इज 494. इट इज नॉट यूनिफाइड. यहां पे एक एक्सेप्शन रख दिया गया है. सो देयर आर सर्टेनिटी जहां पे हमें यह समझने की जरूरत है कि इन सभी को एक एक नजरिए से देखना पड़ेगा. अगर हम जहां पे क्रिमिनल लॉज है, एक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे पारसीज हो, कोई भी हो, अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि लॉ तोड़ता है तो उसको सजा सेम मिलती है क्रिमिनल लॉज के अंदर. बट वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द सिविल लॉज, पर्सनल लॉज, यहां पे बिल्कुल ही जो परसेप्शन है वो बिल्कुल चेंज है, पर्सपेक्टिव ही चेंज है. इसके अंदर जहां जहां पे लॉज हमारे डिस्क्रिमिनेटरी हैं, डेरोगेटरी हैं, सिर्फ उनको काउंटर करने की जरूरत है. लॉ कमीशन जो कि लास्ट लॉ कमीशन था, उसका यह मानना था कि अभी हमारा हिंदुस्तान तैयार नहीं है यूसीसी के लिए. अब नया लॉ कमीशन जो है वापस से इस चीज के लिए सामने आया है और हमसे वापस से पूछा जा रहा है कि वेदर लॉ कमीशन शुड एक्चुअली गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी और नॉट. सो प्लीज पुट योर वोट ऑन दैट एंड लेट्स गिव दिस अफर्मेशन कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए. और आज ये पूरा मेरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यूसीसी चाहिए या ना चाहिए. मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहूंगा, मैं बिल्कुल एकदम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस करने वाला हूं. चलिए आगे बात करते हैं. अब इस यूसीसी के आने से क्या इंपैक्ट्स होने वाले हैं. देखिए, इंपैक्ट सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को हो या एक रिलीजन को हो ऐसा नहीं हो सकता है. देयर आर मेनी मेनी अनसर्टेनिटीज एंड देयर आर मेनी मेनी डिस्क्रिमिनेशंस इन एवरी लॉ. इट इज नॉट ओनली ए सिंगल लॉ विच वी आर टॉकिंग, और जिसके ऊपर से बहुत बड़े डिबेट चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के ऊपर मेजोरिटीज को थोपा जा रहा है. ये सब बिल्कुल एकदम रबिश है. मैं आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन माइंडसेट को एकदम साफ सुथरा करता हूं आज. अगर आप हिंदू लॉज के अंदर बात करें तो हिंदू लॉज भी अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं ये भी अमेंड होंगे. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये एसटी को अप्लाई करा ही नहीं जाता है. एंड देयर आर अदर वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो कि ओवरराइड करते हैं इस प्रोविजंस को. ये हमारे ऑलरेडी हिंदू लॉ के अंदर है. व्हेन यू टॉक अबाउट HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहां पे कर्ता इज ऑलवेज ए मेल. जो भी फैमिली का सबसे बड़ा पुरुष होगा वही कर्ता कहलाता है. सो दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी. वुमेन कैन नॉट बी कर्ता. So these are very important things. यहां पे distribution of property is a very different thing. Whereas if we talk about other religion, जहां पे मैं अभी धीरे धीरे सभी को टच करूंगा. So what are the concepts which would gonna be impacting? Now if we talk about Hindu Marriage Act of 1955, it prohibits marriage amongst the close relatives, but they are considered auspicious in south of India. देखिए, क्लोज रिलेशनशिप जहां पे हम बात करते हैं वहां पे हम बात करते हैं हमारे गोत्रों की. आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग हमारी मदर के साइड से 2, हमारे फादर के साइड से 2, ये 4 ऐसे गोत्र होते हैं जिसके अंदर हिंदू रिवाज के तहत जो है शादी नहीं की जाती है. दिस इज व्हाट वी फॉलो राइट नाउ. ठीक है, आप जिसको सप्तंगा भी कहते हैं. सो अब आप में और दूसरे रिलीजन्स के अंदर जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, बट यही चीज अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएं तो साउथ इंडिया के अंदर तो इसके अंदर डिफरेंट परसेप्शन है. वहां पे क्लोज रिलेशंस के अंदर शादी करना और बेटर माना जाता है. राइट, वहां पे इस चीज को और अप्रिशिएट किया जाता है. सो दिस इज बेसिकली डेरोगेटरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी. आप ऐसा कर रहे हैं तो ये कुछ कानून है, कुछ पर्सनल लॉज हैं, कुछ कस्टम्स हैं जिसके तहत आप अगर बात करें तो ये किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए ठीक नहीं है. तो इनमें भी बदलाव होने बनते ही बनते हैं. हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के बारे में बात करूं तो वाइफ्स आर नॉट को-पार्टनर्स. क्या होता है को-पार्टनर्स? को-पार्टनर्स होता है जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसकी ऑनरशिप आपके पास आएगी कि नहीं आएगी. मतलब मेरे दादा के पास जो प्रॉपर्टी थी उसका हिस्सा मुझे मिलेगा ही मिलेगा. आई एम लीगलाइज्ड और मेरे पास में ये पूरा राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर. बट यहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर वाइफ आर नॉट द को-पार्टनर्स एंड अ पर्सन हु शेयर्स इक्वली विद द अदर्स इन द इनहेरिटेंस ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट. इंटरस्टेट का मतलब होता है बेटा जहां पे आप बिना विल लिखे अगर आप खत्म हो जाते हो, दैट इज इंटरस्टेट. तो ये डेरोगेटरी है, दे आर डिस्क्रिमिनेटरी. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हिंदू एक्ट्स जिसके अंदर हम हिंदू पर्सनल लॉज के अंदर बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं इंपैक्ट ऑन मुस्लिम्स. देखिए, मुस्लिम्स के अंदर क्या क्या लॉज हैं जिनके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है.
तो प्लीज जान लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल ट्रिपल तलाक इज प्रोहिबिटेड, ट्रिपल तलाक जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन इस्लामिक लॉ परमिट्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और उसको हम क्या कहते हैं, मुतह। मुतह के तहत जो है एक मुस्लिम जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता है। बेसिकली मुस्लिम्स के अंदर मैरिज जो होती है कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, वहां पे लिखा पढ़ी होती है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेयर एज इट इज वेरी सैक्रिमेंटल इन हिंदूज, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ मैरिजेस, राइट। सो यहां पे एक छोटे समय के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करके शादी की जा सकती है। Rather than if you talk about short-term marriage to another man in the event of divorce, nikah, halala and polygamy are still persisting in Muslim law. यहां पे निकाह हलाला होता है, यहां पे पॉलीगेमी होती है। पॉलीगेमी का मतलब है ए मैन, वन मैन कैन हैव 4 मैक्सिमम वाइफ्स। दिस इज एज पर लॉ, दिस इज नॉट गुड। ये डिस्क्रिमिनेटरी है वुमेन के लिए। एक्चुअली एक वुमेन के 4 हस्बैंड रख सकती है क्या? नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी। वाई मैन इज अलाउड देन? दिस इज व्हाट वेयर द डिस्क्रिमिनेशन लाइज, और ये वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि अब अगर यूसीसी आता है तो इन सबको तो हटाना ही पड़ेगा, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकते आगे। अब बात करता हूं इंपॉर्टेंट तीसरा जो कि है क्रिश्चियंस के ऊपर। देखिए क्रिश्चियंस के जो लॉज हैं दे आर वेरी मच अबाइडिंग विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस तरीके का हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा या आ सकता है उसको बहुत हद तक अबाइड करता है, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस जो कि पर्सनल लॉज के अंदर आते हैं क्रिश्चियंस के अंदर, जो कि स्टिल अबाइड नहीं करते हैं किस चीज को, और वो क्या है, थोड़े से डिस्क्रिमिनेटरी हैं, उनके बारे में बात कर लेता हूं। सो बेसिकली यूसीसी विल हैव एन इंपैक्ट ऑन क्रिश्चियंस एज वेल, दैट इज नॉट एन एनी इशू कि किसी पे इंपैक्ट नहीं करेगा, इंपैक्ट सब पे करेगा, लेकिन बदलाव जरूरी है। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे पर्सनल लॉज के अंदर अगर इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन की बात करूं तो यहां पे एक एलिमेंट है जो कि मैरिज का है, जो कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, उसकी लीगलिटी। दूसरी बात, अगर आपको डिवोर्स लेना है तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पे देयर इज नो सिस्टम ऑफ डिवोर्स इन द कैथोलिक चर्चेस, ठीक है। अब यहां पे कोई भी ऐसा कोई भी आप देख लीजिए कि कानून ही नहीं है इनके यहां पे कि चर्च के थ्रू आप डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। सो हाउएवर आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन द चर्च कैन रिकमेंड द सेपरेशन ऑफ द एम्यूलमेंट ऑफ द मैरिज। दीज आर नॉट एज पर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो इनमें बदलाव डायरेक्टली देखने को मिलेगा। अगर इसी की जगह मैं पारसीज लॉ की बात करूं तो आपके सामने पारसीज लॉ भी है। पारसीज लॉ के अंदर तो अडॉप्टिव डॉटर्स जो होती हैं इनके राइट्स को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। अगर कोई भी फीमेल जिसको अडॉप्ट किया गया है उनके राइट्स फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर नॉट इन फैक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन दिस लॉज। ये पर्सनल लॉज है, और ये पर्सनल लॉज अपने कस्टम्स और रिचुअल्स के बेसिस पे चलते हुए आ रहे हैं, और जब ये ऐसे चलते हुए आ रहे हैं तो इनके अंदर अब जो है ये हाई टाइम आ चुका है कि इनमें बदलाव लाने की जरूरत है। इट शुड बी यूनिफॉर्म, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन यहां पे झेलनी नहीं पड़े। देन इफ यू टॉक अबाउट द अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड सन जो है वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, दैट ही कैन ओनली परफॉर्म द लास्ट राइट ऑफ हिज फादर। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो इनमें बदलाव लाजमी है, होगा ही होगा। अब मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे मैं आर्ग्यूमेंट्स देख रहा हूं और आप लोगों को इन आर्ग्यूमेंट से ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली यूसीसी के साथ हमारा जुड़ना सही है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है। पहला आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि प्लूरिटी इन ऑलरेडी कोडिफाइड एंड सिविल क्रिमिनल लॉज। ये कहते हैं कि जो सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं वो प्लूरिटी उनके अंदर ऑलरेडी है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहां पे फॉलो अप हो रही हैं, राइट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द पर्सनल लॉज ऑफ द वेरियस कम्युनिटीज। और ये इतनी प्लूरिटी जो है, इस प्लूरिटी को जो है आप एक किसी सिंगल लॉ के तहत जो है गवर्न नहीं कर सकते। देयर कैन बी ए मास डिस्ट्रक्शन, देयर कैन बी ए वेरी बिग ब्लंडर इन दिस। ऐसा जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो ऐसा कहते हैं। दूसरा पॉइंट उनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो पर्सनल लॉज हैं दे वर प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हो गया जहां पे यूनियन भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर जो बैठे हुए थे, जो हमारे समझदार लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है,
उन्होंने भी इस पर्सनल लॉज के कानून को कॉन्करेंट में इसलिए रखा है ताकि इसको जो है दोनों तरफ से, स्टेट की तरफ से और यूनियन की तरफ से, दोनों तरफ से जो है इसके ऊपर कानून बनाया जा सके। तो और प्लूरिटी बढ़ा दिया आपने, प्लूरिटी जो है और बढ़ गई, राइट। जहां पे एक जगह कानून बनना नहीं, आपको दो जगह से कानून बन सकते हैं जिस चीज के लिए, तो प्लूरिटी फिर से बढ़ गई। देन कस्टमरी लॉज। अब कस्टमरी लॉज जो है बेटा, ये कस्टमरी लॉज जो है ये बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो सोर्सेज ऑफ लॉज भी हैं। जब आप सोर्सेज ऑफ लॉज जब आप पढ़ेंगे अब अपनी लॉ स्कूल के अंदर जाने के बाद, तो आप देखेंगे कस्टम्स आर वन ऑफ द सोर्स फॉर द लॉ। अब कस्टमरी लॉज जो है यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन से कुछ कस्टम्स को फॉलो करते आ रही हैं, एंड इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट समथिंग विच दे विल नॉट परफॉर्म नाउ। It is the comment of them. Many tribal groups in the country, regardless of their religion, follow their own customary laws. वो अपने customs को follow करते हैं. Then if you talk about communal politics, जो कि हम देखते आते हैं जब भी चुनाव आते हैं हमें ये देखने को मिलता है, जहां पे कम्युनिटी पॉलिटिक्स होती ही होती है। कोई मुस्लिम की तरफ होता है, कोई हिंदू की तरफ होता है, कोई ऐसा मसीहा होता है जो कि दोनों की तरफ होता है। ये सब चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन लेट्स नॉट get into that point. Let's stick to the main important thing, that is the demand for uniform civil code is considered to be framed in the context of communal politics. और majority क्या है? If you talk about 1961, if you talk about 1961 census, तो आप लोगों ने देखा होगा हिंदू एंड मुस्लिम अगर आप सेंसस को अगर आप देखोगे तो they were almost around 21% and they were around 19% something, if I'm not wrong. लगभग इतना फर्क ही था, लेकिन बट एज ऑफ नाउ इट इज 70% के लगभग का डिफरेंस आ चुका है। तो ये जो चेंज आया है इसी को यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप मेजॉरिटी जो जनता है वो जो है माइनॉरिटी पे आप थोपना चाह रहे हो। आप ये चाहते हो कि जो हिंदू लॉज हैं वो मुस्लिम्स पे भी लागू हो जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 25 फिर से एक आर्टिकल का दिलासा दिया गया है। वो क्या कहता है? प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। फिर से ये कहा गया है यहां पे कि भैया आप किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद भी आप किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम है ये होने के कारण से आप 4-4 पत्नियां रख सकते हैं, ऐसा आपकी नेसेसिटी ऑफ रिलीजन नहीं कह सकता। कभी भी आपका रिलीजन कभी आपको ये कह ही नहीं सकता कि आप 4 औरतों की जिंदगी खराब करें जिसका सिर्फ एक पति हो, और ऐसा ही अगर वो पत्नी चाहे कि उसके 4 पति हो तो आप उसको अलाउ नहीं करते हैं। दिस इज प्योरली डिस्क्रिमिनेटरी। इसलिए कुछ कमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं यहां पे इत्तेफाक रखता हूं, कुछ हैं जिनके ऊपर मैं इत्तेफाक नहीं रखता। चलिए, सो इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, दैट इज अगर आप चाहते हैं कि अब यूसीसी के बारे में मैंने डिस्कस किया है, आप चाहते हैं कि यूसीसी के बारे में अब आप पैसेज बेस्ड चीजें भी सॉल्व करना चाहते हैं कि किस तरीके के पैसेज आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर हसल बैच। और हसल बैच जो है बेटा 26 से स्टार्ट हो रहा है। सो यू हैव हार्डली अनदर वीक्स टाइम, ठीक है। एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी हसल बैच के अंदर जो बच्चा आ रहा है, और अगर वो बच्चा हमारा एग्जाम देता है फॉर द एंट्रेंस ऑफ टॉप रैंकर्स बैच सिर्फ पेड बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, उसमें अगर वो आ जाता है बच्चा तो हम 100% अश्योरिटी देते हैं कि यू गोना रियली मैच पर्सन। जिन जिन लोगों के टॉप रैंकर जो हैं हमारे आज के हिंदुस्तान के, उनको मैच करने के लिए हम आपको पहुंचाएंगे टॉप 5 लॉ कॉलेजेस के अंदर। अगर आप चाहते हो टॉप 5 लॉ कॉलेजेस में जाना तो प्लीज ज्वाइन आवर हसल बैच, एंड विद दैट हसल बैच यू कैन गिव द टॉप रैंकर्स एग्जामिनेशन। ये टॉप रैंकर एग्जामिनेशन महीने में 2 बार होंगे, टिल सितंबर इट विल हैपन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना कंप्लीटली विल बी डीलिंग विथ ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज हाउ टू मेक यू टू रीच द टॉप एनएलयूज ऑफ इंडिया। अगर आपका सपना भी यही है तो जल्दी जुड़ जाइए, एंड यू कैन यूज द कोड Y738। आप कौन सा कोड यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज द कोड Y738। दिस इज द कोड विच विल फैच यू मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको लगभग 80% डिस्काउंट यहां पे देखने को मिलेगा इस कोड पे, ठीक है। और ये कोड आप जैसे ही यूज करेंगे आप तुरंत के तुरंत जो है मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। आई विल बी दी पर्सनल मेंटर हु विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर कंप्लीट करियर लाइफ टिल दी
कॉलेज, जहां तक आपको कॉलेज ना मिल जाए तब तक मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा, और अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा सेशन को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।